हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए क्वेश्चन आंसर सेशन में। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के कारण और परिणाम, बीए पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के पेपर 7 में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं टॉप 10 क्वेश्चन दिया हूँ ना आप लोगों को पेपर 7 के लिए, उन्हीं का ये वीडियो। मैं जो 10 क्वेश्चन दिया हूँ उन 10 क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन का मैं करा चुका हूँ पहले भी। पेपर 5 का पूरा कंप्लीट करा दिया है। पेपर 6 में भी 2-4 क्वेश्चन के कराया हूँ, पेपर 7 में भी। ठीक है, इस तरह से पेपर 8 में भी पूरा चारों को मैं कराऊँगा। ठीक है, चारों का 40 क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। यदि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वीडियो नहीं देखना है तो आप मत देखिए, आप सीधा पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय भूमिका लिखनी होती है। तो 1911 की क्रांति, जिसे सिन्हाई क्रांति या सिन्हाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, चीन के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश को समाप्त कर दिया। यानी यह जो क्रांति 1911 क्रांति, यह जो किंग राजवंश था, मंचू साम्राज्य था, उसको पूरा नष्ट व्यस्त कर दिया और एक गणतांत्रिक राज्य का स्थापना हुआ इस क्रांति के बाद। आपको हम पढ़ाए हैं टाइपिंग विद्रोह, बॉक्सर आंदोलन भी पढ़ाएंगे आपको। तो जब टाइपिंग विद्रोह होता है 1850 में, 50 से 64 तक, तो यहीं से इस साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, किंग राजवंश का। और अंत में 1911 तक आते आते पूरा खात्मा हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। देखिए, किंग राजवंश को समाप्त कर दिया और चीन गणराज्य की स्थापना की, यानी चीन में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह क्रांति एक दशक मतलब 10 साल होता है, आंदोलन, विद्रोह और बगावत की परिणति परिणाम थी। इसकी सफलता ने चीनी राजशाही के पतन यानी ख़त्म, चीन में 200 सालों से अधिक से शासन कर रही किंग राजवंश क्या हुआ, अंत हुआ और चीन के प्रारंभिक गणतंत्र युग की शुरुआत हुई। यहीं से चीन गणतंत्र राज्य बनने का प्रयास करता है। तो यह आपको परिचय में लिख देना है। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है कि चीनी क्रांति के कारण, 1911 के चीनी क्रांति के क्या कारण थे, तो निम्नलिखित कारण थे। कई कारण, कोई भी क्रांति विद्रोह के एक कारण तो होते नहीं, बहुत सारा क्रांति होती है, उसकी पृष्ठभूमि बहुत दिनों से तैयार हो रही होती है, तो उन्हीं को आपको लिखना है इसमें। देखिए, सबसे पहला तत्कालीन कारण हम लोग पढ़ लेते। तत्कालीन कारण मीन्स जो एट ए टाइम होता है, उसके बाद विद्रोह या क्रांति शुरू हो जाती है, उसे ही तत्कालीन कारण कहते हैं। देखिए, 1911 ईस्वी के पूर्व सही पीकिंग की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रांतीय शासकों में विरोध की भावना विकसित हो रही थी। पीकिंग के सरकार से अनुमति प्राप्त कर कई विदेशी फर्म में चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण करा रही थी। चीन के कई प्रांतपति चाहते थे कि उनको सूबों में उन्हीं को रेलवे लाइन का निर्माण का अधिकार मिले। तो है ना, जैसे कि आप सपोज कीजिए आप बिहार के हैं, तो बिहार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो आप चाहेंगे ना कि हम बिहारियों को ही ज़्यादा मौके मिले। तो वहाँ का लोग भी वही चाह रहे थे, किंतु विदेशी को मिल रहे थे। लेकिन पीकिंग की सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। वह स्वयं रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसके पास धन का अभाव था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चीन की सरकार विदेशी से कर्ज लेकर इस काम को पूरा करना चाहती थी, और जब कर्ज मांगने जाएंगे तो वो तो अपना हकदारी उसमें जमाएगा ही जमाएगा।
तो विदेशी कर्ज लेने से चीन की केंद्रीय सरकार पर विदेशियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण प्रांतों के शासक बड़े चिंतित हो रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे का निर्माण का भार उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए। इस विषय पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच मतभेद बहुत बढ़ गया। प्रांतों में केंद्रीय शासन की नीति के कारण असंतोष बढ़ गया और इसी समय जब एक विदेशी कंपनी को एक रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दे दिया गया तो क्रांति की लहर चारों ओर फैल गई। अनेक स्थानों पर मंचू शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें जब पीकिंग की सरकार थी, शासन था उनका, जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना मोदी शासन, उसी तरह था। तो आपको पता है कि जब वहाँ पर रेलवे लाइन की कार्य शुरू होना था तो ऐसे में चीनी सरकार के पास पैसे नहीं थे और पैसा किससे ले रहे थे, तो विदेशी से ले रहे थे। उस समय दो ही विदेशी वहाँ पर थे ही, जापान और इंग्लैंड। तो ऐसे में वो जब कर्ज वो दे रहे थे तो बदले में वो मांग रहे थे कि रेलवे लाइन को मैं बनाऊंगा, आपके यहाँ मेरे मजदूर रहेंगे, मेरे सब कुछ रहेंगे। तो ऐसे में जो प्रांत के जो राज्य स्तर के जो अधिकारी थे, यानी मुख्यमंत्री समझ लीजिए, वो लोग चाह रहे थे नहीं, ये रेलवे लाइन का कार्य हम ही पूरा करें। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता गया। ठीक है, और यह जब अधिकार दे दिया गया विदेशी कंपनी को रेलवे लाइन बिछाने का, तो ऐसे में विद्रोह उसी समय शुरू हो गया। ये तत्कालीन कारण था। चलिए अब देखते हैं अगला जो कारण था, विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन ने हमेशा अपने को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना है, किंतु दो अफीम युद्ध में पराजय के बाद चीन का सारा आत्माभिमान और गर्व गिरकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि दोनों में वो हार गया था। उन्हें भारी पैसे देने पड़े थे, भारी नुकसान हुआ था। जब यूरोपीय लुटेरों ने चीन का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया और जब से चीन पर आर्थिक प्रभुत्व कायम करने के लिए विविध यूरोपीय देशों में एक भीषण होड़ प्रारंभ हो गई, चीन के कुछ देशभक्त नागरिकों ने अपने देश की इस दुर्दशा से बहुत चिंतित हो रहे थे। कोई भी होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, जब कोई विदेशी हमारे देश में हस्तक्षेप करने लगेंगे। तो उन्होंने समझ लिया कि जब तक उन्हें विदेशियों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक उनकी स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं होगा। वे मंचू शासन को चीनी जनता का विदेशियों द्वारा शोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते थे कि मंचू शासन और शासक दोनों असमर्थ हैं, ठीक है, विदेशियों को रोकने में। इसलिए विदेशियों का विरोध करने के लिए और मंचू शासन का अंत करने के लिए वे अपना संगठन बनाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में विदेशियों द्वारा शोषण इस कदर बढ़ गया कि चीन की जनता के समक्ष विदेशी शोषण से छुटकारा पाने के लिए अब एक व्यापक क्रांति के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं था, विकल्प ना था। ठीक है, ये हुआ क्रांति का कारण। तीसरा में आप लोग लिखेंगे सुधारों की असफलता। पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम से जुड़ना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यदि लिंक नहीं काम करता है तो वहाँ पर सोनमा ट्यूटोरियल सर्च करना है, स्पेलिंग सही लिखना है। ठीक है, सोनमा ट्यूटोरियल स्पेलिंग सही लिखिएगा तो चैनल मिल जाएगा और इसे लिंक काम कर जाएगा। ठीक है, सुधारों की असफलता। देखिए, ऐसी स्थिति में देश को क्रांति से बचाने के लिए एक उपाय होता है, शासन व्यवस्था में सुधार। चीन में सुधार के लिए कुछ दिनों से आंदोलन हो रहा था कि नहीं भाई, मेरे जो स्थिति है, जनता सुधार करने के सरकार से मांग कर रही थी, लेकिन सम्राज्ञी ट्यूजीसी एक प्रतिक्रियावादी शासिका थी, लड़की थी, ये नाम है। ठीक है, सम्राज्ञी ट्यूजीसी, पता ना कैसा नाम है। ठीक है, देखिए आगे। और वह शासन व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहती थी,
किंतु ये जो शासिका थी ये परिवर्तन न चाहती थी। इस हालात में चीन के देशभक्त यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मंचू शासन का अंत कर एक नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की जाए। विदेशी शोषण से देश की रक्षा के लिए यही एकमात्र उपाय था। बक्सर विद्रोह के उपरांत चीन के सुधारवादियों ने शासन को कुछ सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य किया। इसलिए चीन में सुधारों की एक योजना लागू की गई। सेना के संगठन में कई सुधार किए गए बक्सर आंदोलन के बाद, ठीक है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बक्सर आंदोलन पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1905 ईस्वी में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति समाप्त करने की आज्ञा जारी की गई और चीनी शासन तंत्र को आधुनिक ढंग पर ढालने का यानी प्रयास किया गया। रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय से भी चीन में सुधारवादी आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। ऐसी स्थिति में चीन में सुधार आंदोलन ने तीव्र रूप धारण कर लिया, लेकिन सरकार की ओर से सुधार कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रही थी, ठीक है, किए जा रहे थे धीरे धीरे। सुधारवादी लोग चीन में संसदीय शासन और वैध सत्ता राजसत्ता की स्थापना चाहते थे, यानी लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे, किंतु सरकार ने संसदीय व्यवस्था कायम करने की मांग ठुकरा दी। इस हालात में क्रांति का होना अवश्य भावी हो गया, ठीक है। देखिए अगला जो कारण है, स्पेस नहीं दिया गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अगला कारण है चौथा, जनसंख्या में वृद्धि। देखिए 1885 ईस्वी में कितना है, 1885, आप लोग ध्यान रखेंगे। चीन में कुल जनसंख्या 37 करोड़ 70 लाख थी। 1911 में आते आते यह 43 करोड़ हो गई थी। मंचू शासन में उत्पादन वृद्धि के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए, मंचू है यहाँ पे, ठीक है, और खेती के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था भी नहीं की गई, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है। फल पैदावार की कमी के कारण चारों ओर भूखमरी फैल गई और जनसाधारण यानी जनता के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया, जो क्रांति के कारण बना। अगला देखिए नए विचारों की उथल पुथल। चीन की नई पीढ़ी में जागरण चीन की क्रांति का एक आधारभूत कारण था। यानी जो नई पीढ़ी थी, जवान लोग थे, ठीक है, उनको विचार आया, पढ़े लिखे थोड़ा, मतलब उनका जो विचार विकसित हुआ कि नहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, तो इन्हें सुधारा जाए। नहीं उनकी मन में चेतना जागी, लेकिन तभी लिखा गया नए विचारों का उथल पुथल, ठीक है। 1905 ईस्वी में चीन में प्राचीन परीक्षा पद्धति और राजकीय पद्धति का अंत हो गया। देखिए, और राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया गया। इसलिए 1905 के बाद बहुत से चीनी विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप जाने लगे, लेकिन जो लोग यूरोप या अमेरिका नहीं जा सकते थे वे जापान में ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस तरह चीनी वालों का विदेशी से संपर्क कायम हुआ। वे यूरोप, अमेरिका आदि देशों से बहुत प्रभावित हुए और अपने देश के उद्धार के लिए पश्चिमी देशों के नमूने पर सुधार के पक्षपाती हो गए, यानी उनके जैसा सुधार करना चाहते थे जो लोग वहाँ जाके आते थे। इस समय जापान में बहुत से ऐसी चीनी देशभक्त रहते थे जो चीन की सरकार के कोपभाजन बने थे और जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। जापान में इन लोगों के क्रांतिकारी संगठन कायम कर लिए थे। चीन के जो विद्यार्थी जापान जाते थे उनका संबंध इन क्रांतिकारी संगठनों से अनिवार्य रूप से होता ही था। देखिए, और जब वे स्वदेश लौटते थे तो क्रांतिकारी विचारों से आत्मप्रोत होते थे। 1908 ईस्वी में जो चीनी क्रांतिकारी नेता जापान में आश्चर्य ग्रहण करने के लिए विवश हुए थे वे
इन चीनी विद्यार्थियों में बड़े उत्साह से अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। जापान के प्रभाव के कारण देश को मजबूत बनाने और समाज को आधुनिक रूप देने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। फलतः लोगों के दिमाग में एक नए विचार भर गए, जिन्होंने क्रांति की चिंगारियां सुलगा दी। अगला जो है आर्थिक अधोगति। चीन की क्रांति का एक और कारण था आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उनके भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में दुर्भिक्ष और बाढ़ों की प्रचुरता थी, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसके कारण खेती को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था बाढ़ के कारण। 1910-11 में चीन की अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ आई। इससे कृषि तो नष्ट हुई, साथ ही सैकड़ों गांव भी बह गए। लाखों व्यक्ति घर से बेघर हो गए और उनकी आजीविका का कोई भी साधन नहीं रहा। सरकार ने इस स्थिति में जनता की सहायता का कोई प्रबंध न किया। इस तरह की आर्थिक स्थिति में क्रांति के विचारों का आना बिल्कुल स्वाभाविक था, जो क्रांति का कारण बना। अगला है, देखिए, चीन के मजदूरों का प्रभाव। देश की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर चीन के लोग आजीविका की तलाश में विदेशों में जाकर बसने लगे। सबसे पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। कुछ दिनों तक अमेरिकी सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन जब बहुत ही संख्या में चीनी लोग अमेरिका पहुंचने लगे तो सरकार ने कानून बनाकर उनका आगमन रोक दिया। जब अमेरिका का दरवाज़ा चीनियों के लिए बंद हो गया तो वे आस पड़ोस अन्य देश मलाया, फिलीपाइंस, हवाई द्वीप इत्यादि में जाकर बसने लगे। इस प्रकार चीनी जनता का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी के संपर्क में आया। यह भाग पढ़े लिखे लोगों से भिन्न था और इसके द्वारा चीन के निम्न वर्ग में क्रांति की भावना ने प्रवेश किया। अगला जो कारण था क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चीन में क्रांतिकारी प्रवृत्ति का बहुत बढ़ गया। देखिए, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 1999 तक को हम लोग 20वीं शताब्दी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रथम दशक मतलब 1900 से 1910 तक, ये प्रथम शताब्दी होगा, दशक होगा। तो देखिए क्या हुआ, कहता है 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चीन में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का जोर बहुत बढ़ गया और क्रांतिकारी दलों का संगठन व्यापक रूप से हुआ। बक्सर विद्रोह के दमन के बाद चीन के कई क्रांतिकारी दल नष्ट कर दिए गए, फिर भी चीन में क्रांति की भावना कभी दबाई नहीं जा सकी। बक्सर विद्रोह के तुरंत बाद चीन में पुनः क्रांतिकारी पार्टियां संगठित होने लगी। इन क्रांतिकारी संगठनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिनका नाम ध्यान रखेंगे, हम लोग बक्सर आंदोलन में भी इनको पढ़ेंगे, डॉक्टर sun यat-sen था। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस क्रांति में भी। ठीक है, देखिए sun यat-sen के कार्य थोड़ा जान लेते हैं। इस क्रांति में क्या रहे हैं। 1911 के क्रांति में चीन के क्रांतिकारियों को संगठित करने में डॉक्टर sun यat-sen का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1884 से 85 ईस्वी के बीच चीन को फ्रांस के मुकाबले बड़ा अपमान सहना पड़ा और वे सब मिलकर मंचू राजवंश के अंत की योजना बनाने लगे। अंततः वे चीनी क्रांति के जन्मदाता सिद्ध हुए। 1900 ईस्वी के बक्सर विद्रोह के असफल होने पर डॉक्टर sun यat-sen की लोकप्रियता पुनः कायम हो गई और चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। इन घटनाओं के बाद sun यat-sen की ख्याति में बड़ी वृद्धि हो गई और क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति का नेतृत्व यही कर रहे थे। अब आपको निष्कर्ष लिख देना है।
देखिए, अक्टूबर 1911 में चीनी क्रांति की नींव रखी गई और चीन के दक्षिणी हिस्से से आए चीनी क्रांतिकारियों के एक समूह ने किंग राजवंश के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्रोह किया। उन्होंने पुरानी सरकार की जगह पर चीन गणराज्य की स्थापना की और इसके लिए चीन के दक्षिणी हिस्से से शाही व्यवस्था का भी अंत किया। ठीक है, शाही मतलब अमीर लोगों का। इसके अलावा 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति, जो चीन की मुख्य भूमिका में मौजूद है, मुक्ति का युद्ध भी दिखाया गया और उस समय सीसीपी और माओ त्से तुंग के बीच संघर्ष पाया गया है। इस क्रांति के माध्यम से चीनी सरकार आर्थिक रणनीति, विकास योजना, समाज का पुनर्निर्माण कर सकती है और नई सरकारों ने आर्थिक संरचनाओं और तकनीकी संरचना में सुधार किया था। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में वही लिखना होता है जो क्या हुआ है और कुछ अपने विचार भी मिला के लिखने होते हैं। इस तरह से चलिए एक वीडियो ख़त्म होता है। आप PDF लेके अपना पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन मन में है तो कमेंट करिए, ठीक है, उसका आपको PDF या वीडियो में बना करके दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।